अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहां पर हमारे हिस्सा होती हैं और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, कुछ उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पहली शख्सियत पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और ये लीड करती हैं इरवा यूथ पार्लियामेंट से और उनका ताल्लुक़ है डेवलपमेंट कंसल्टेंट IDA-RIEU जो कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल कॉलेजेस फॉर ब्लाइंड एंड डेफ के हवाले से ये काम कर रही हैं, अनुशे खोहावल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक भी इसी इदारे से है जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं जनाब नाजिया कंवल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी नाजिया, आप ठीक हैं? आपको भी हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मौजूद हैं एडमिन ऑल मैच मेकर एसोसिएशन मोहतरमा जिया वारसी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मौजूद हैं शारिक तारिक जो कि एडमिन है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज़ अनुशे आपसे करूँगा। माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड हैं आप और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, तो ये यूथ पार्लियामेंट से आपका ताल्लुक है। तो मैं सबसे पहले इस यूथ पार्लियामेंट के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके मकासद क्या हैं? अच्छा, तो जो यूथ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक स्वीडन ने सबसे पहले होस्ट किया था इन द 1990s और सो, और 1980s में भी। वहाँ से एक कॉइन हुआ था। आपका पाकिस्तान का पहला यूथ पार्लियामेंट 2007 में होस्ट किया गया था इस्लामाबाद में, एंड अब हम एक यूथ पार्लियामेंट होस्ट कर रहे हैं जो कि एक इंक्लूसिव यूथ पार्लियामेंट है जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ दोनों को वेलकम किया जाएगा। ये पहला इंक्लूसिव पार्लियामेंट होगा। जैसे आपका मुल्क का पार्लियामानी सिस्टम है, जो आपका डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर नेशनल असेंबली जिस तरह चलती है उसी तरह ये चलाया जाएगा। आपके पास 2 पार्टीज़ होंगी, उसमें पार्लियामेंटेरियंस होंगे आपके जिन्होंने अप्लाई किया है। 16 to 29 का हमारा एज ग्रुप है जहाँ से हम जो लोगों को एडमिट कर रहे हैं एंड वो अप्लाई करेंगे। पार्टीज़ होंगे एंड उसी तरह से एक रेजोल्यूशन लेजिस्लेशन पे काम, पॉलिसी पे काम होगा। अच्छा, अप्लाई करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है अगर कोई करना चाहे? ओके, तो फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशंस बंद है, मगर अगर कोई इसके आपके ज़रिए फिर भी हमें रीच आउट करना चाहे वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है idaru.org के नाम से, उस पर हमारा एक पूरा पेज है जिस पे सारी तफसील है। आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो खुला हुआ है फ़िलहाल, बंद नहीं किया गया है। उस पर वो ट्राई कर सकते हैं सबमिट करना अपना फॉर्म, एंड उसके अलावा वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं जिसमें हम उनको कंसिडर करें। कुछ सवालात हैं जैसे कि उनका इंटरेस्ट इसमें क्या है, वो क्यों आगे आके पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। हमने तालीम पूछी गई है, तालीम एक सवाल है, मगर हम उसको तरजीह इतनी नहीं दे रहे हैं। राइट। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज कोई कोटा नहीं है सच, एंड हम चाहते हैं कि इस पे बात हो, एक डायलॉग हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं डिसेबिलिटी के हवाले से वो बात कर सके, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके। अभी भी जो आपका सबसे अच्छा जो कानून बना हुआ है, जो सबसे आई वुड से इंटेंस और इनकम्पसिंग जो आपका सारा है कानून, वो सिंध का है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2018 में पास हुआ था। मगर उसके हवाले से भी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी लैकिंग है। तो जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, अगर वो खुद एज स्टेक होल्डर्स पॉलिसी के बारे में बात कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी राय दे सकें, थिंक दैट बी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटेग्रल टू चेंज हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल। नाजिया, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है IDA-RIEU, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई, कब कायम हुआ ये इदारा, और ये क्या काम करता है? IDA वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इज बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस 1922। 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये एक आयरिश लेडी ने इनाग्रेट की थी, और इसका मेन जो डेवलपमेंट का उस वक़्त एजेंडा था वो था सोशो इकनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ।
उस ज़माने में सोचो 100 साल पहले ये बात सोची गई थी, और जिस पे माशाल्लाह से इस मिशन को लेके आज तक आइडेरियो चल रहा है। हमारे बच्चे आज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस, यानी हमारे 2 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, डेफ का अलग है, ब्लाइंड का अलग है, राष्ट्राबाद में है हमारा एक स्कूल, कॉलेजेस भी हैं, और हम जो है वो हायर स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं ब्लाइंड एंड डेफ की। हमारे पास ग्रेजुएशन तक बच्चे आ रहे हैं, ECE से लेके मोंटेसरी से स्टार्ट करके हमारे पास ग्रेजुएशन तक बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हम उसमें बिलीव ये करते हैं कि बच्चे इंटर तो हमारे पास करें, उसके बाद वो आगे इंक्लूसिवली पढ़ें। अभी हमारे 3 बच्चे NED में गए, दैट्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री माशाल्लाह कि हमारे बच्चे जो हैं वो ब्लाइंड बच्चों ने ब्रेल में पेपर दिए, कंप्यूटर साइंस उन्होंने लिया, और अब वो NED में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोग एक इवेंट भी करने जा रहे हैं जो कि 18 तारीख पे है, तो इसके हवाले से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक कम्प्लीटली वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ब्लाइंड्स, डेफ्स और अदर डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, जिससे हम कहते हैं PWDs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, मौका नहीं मिला है अपनी बात को आगे पहुंचाने का। इस फोरम के थ्रू हम चाहते हैं कि उनकी अपनी एक थॉट हो, उनका एक अपना ओपिनियन हो, जो वो रेजोल्यूशन के थ्रू नेशनल असेंबली तक लेके जाएं। ठीक है। और हम उनकी बात को आगे बढ़ाएं कि उनके क्या राइट्स होने चाहिए, उनके सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो इसमें जब वो इंक्लूसिवली और एक यूथ के साथ बैठेंगे, एक मिशन होगा, एक एजेंडा होगा, एक इनकी सोच होगी जो आगे तक जाएगी, और इंशाल्लाह हम इसको लेके जाएंगे, हम परसू करेंगे। इस इवेंट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप अनुषा? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यूथ में जितने भी नौजवान हैं जो पॉलिसी में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, एक ओपिनियन रखते हैं, और वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना चाहते हैं, वो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, ज्वाइन करें, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो प्लीज़ आगे लोगों से शेयर करें। बेशक और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जिन्होंने इंक्लूड किया हो लोगों को, लेकिन एक्सेसिबिलिटी पे हम मार खा जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा, ब्रेल में रिसोर्सेज अवेलेबल करना, प्लेटफॉर्म्स लगाना, रैम्प्स लगाना, हम एक्सेसिबिलिटी और सेंसिटाइजेशन में पीछे रह जाते हैं। ये वैसा एक इवेंट है जिसको आप आगे बढ़ा के एक्सेसिबिलिटी, सेंसिटाइजेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पे आप बहुत काम कर सकते हैं और एक डायलॉग ओपन कर सकते हैं। हम जितने भी स्टूडेंट्स को लेंगे, उनकी जो भी डिसेबिलिटी होगी, हम उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो यूथ पार्लियामेंट होगी उसको एक्सेसिबल बनाएंगे फॉर एवरीबडी। चाहे वो आज की डिजिटल रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो जैसे कि अनुषा ने कहा कि फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हो, वी आर गोइंग टू परसू दैम एंड वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू कवर एवरीथिंग। तो ये जो आज की यूथ है जो किसी भी रीज़न से अपनी डिसेबिलिटी को लेके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, उससे बियॉन्ड होगी और वो अपनी बात को आगे बढ़ा सके। अच्छा, इस इवेंट में कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो किस तरह से आपसे रब्ता करना चाहेगा? सेम वही तरीका है, आप हमारा एक ही ईमेल है जिस पे वो हमें ईमेल कर सकते हैं, चाहे वो कोई पार्टनरशिप के ज़रिए हो या कोई हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहे या हमारे साथ काम करना चाहे। हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि ये जो हम पहली बार करने जा रहे हैं इवेंट, ये हर साल एक प्रैक्टिस बन जाए जिसमें आईडीरू के अपने बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, मगर बाकी भी इदारों से जो बच्चे हैं जिनको ये मौके वैसे नहीं मिलते, उनको ये एक्सेसिबिलिटी का फोरम मिले और वो आके पार्टिसिपेट करें। तो उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया, ईमेल के ज़रिए या हमें कॉल करके वो हमसे बात कर सकते हैं एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी कि हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहे हम उनको साथ लेके चलें। पॉइंट ही हमारा ये है इंक्लूजन का, तो हम बिल्कुल सबको साथ लेके चलना चाहेंगे। अच्छा अनुषा, इसके अलावा इन फ्यूचर कोई और प्लान है आपके मुस्तकबिल करीब में? मेरे मुस्तकबिल के करीब में तो मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम कर रही हूँ। जहाँ तक यूथ पार्लियामेंट का मुस्तकबिल है, इंशाल्लाह हम इसको एक प्रॉपर पिलर स्ट्रेंथ बनाना चाहेंगे। हम कराची से स्टार्ट ले रहे हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ते ही वी वांट टू ओपन टू ऑल प्रोविंसेस। अभी हम सिर्फ सिंध के लिए ओपन है। आप जैसे समझ सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी और सेंसिटाइजेशन का इशू है, राइट? तो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज़ को ओवरलुक कर जाएं। स्मॉल स्टार्ट है, छोटी बिगिनिंग है, मगर इंशाल्लाह आगे जाके और भी प्रोविंसेस को हम इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे और इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना। अच्छा, यूथ के लिए आप काम कर रही हैं अनुषा, तो इस वक्त और कराची से आपने स्टार्ट कर रहे हैं काम को, तो कराची की यूथ को आप कहाँ देखते हैं? क्या इस वक्त सही सिम पे जा रही है कराची की यूथ? कराची की यूथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीधी लाइन पे है, काफ़ी अच्छी लाइन पे है।
कराची province, Sindh province is the only province जहाँ पे political unions पे ban हट चुका है. However, उनको अभी activate नहीं किया गया है. हमारी अमूमन जब मैं यूनिवर्सिटी में थी या जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, हमारी ओपिनियंस टीवी से फॉर्म होती हैं, न्यूज़ चैनल से फॉर्म होती है, जो कि एक अच्छा फोरम है, मगर बहुत बायसेस के साथ आता है. ज़रूरी है कि यूथ जो अपनी ओपिनियंस फॉर्म करे वो खुद एक क्रिटिकल थिंकिंग और थियोरी से भी सोचे. एंड हम ऐसे प्लेटफॉर्म को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये मीडिया या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक की ओपिनियन से और व्हाट्सएप टेक्स्ट और ओपिनियन से थोड़ा आगे निकल के लोग अपना जहन इस्तेमाल करें. पॉलिटिकल यूनियंस जब एक्टिवेटेड थी कराची में, पंजाब में, पेशावर में, तब एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और जहानत दिखती थी डायलॉग में और एक सिविलिटी थी. अब ज्यादा लड़ना झगड़ना हो गया है, अब ज्यादा लड़ाई है यूथ के बीच में जब हम पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात करते हैं. आई थिंक जितना ज़्यादा इंगेजमेंट होगी पॉलिटिकल टॉपिक्स पे, जितना ज़्यादा आप एक एहतराम देंगे यूथ एक दूसरे को, बातें उनकी सुनने में, हर दूसरे की ओपिनियन सुनने में, उतना ज़्यादा आगे हमारा यूथ इंशाल्लाह एक्सेप्टेबिलिटी भी उनमें क्रिएट होगी. जी बिल्कुल इंशाल्लाह. अच्छा, ये जो आप काम कर रही हैं ब्लाइंड्स के लिए, हाँ दूसरा मैं तो समझता हूँ कि ये तो जिहाद है आज के ज़माने में, बहुत बड़ा कार्य खैर है. तो दूसरे इदारे इस जानिब नहीं आते, बहुत कम तवज्जो है, तो दूसरे इदारों को आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? मेरे ख्याल से काफ़ी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं. ये ज़रूरी है कि हम उनको भी हाईलाइट करें. अब अल्हम्दुलिल्लाह का एक इदारा है जो साइन लैंग्वेज सिखाने पे भी, ट्रेनिंग्स पे भी काम करता है, और हमारे बहुत इवेंट्स ऐसे होने लगे हैं, एटलीस्ट जो मैंने कराची में देखे हैं, जहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को लाजमी रखा जाता है ताकि जो भी गुफ्तगू हो रही हो वो ट्रांसलेट की जाए. आई थिंक कराची लिटरेचर फेस्टिवल पे भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को रखा गया था ताकि वो सारी सबको समझ में आए कि हो क्या रहा है, किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए. तो काफ़ी इदारे हैं. हाँ, यूथ पार्लियामेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ करने वाला हमारा पहला इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह. बट मैं चाहूँगी कि जितने भी और इदारे हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और हम मिलके इस एक इनिशिएटिव को आगे पहुँचाएं कि हम सब तक पहुँच सकें. और मैं इसमें अनुषा की बात को ऐड करूँगी कि हमारे जो इंक्लूसिव यूथ पार्लियामेंट है उसमें तीनों जितने 6 के 6 ये चलेगा, हमारे पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी होंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंड्स की ही इसमें पार्टिसिपेशन होगी, डेफ आए, इन पूरी जो एग्जीक्यूशन होगी उसमें हमारे पास ऑल द टाइम एक इंटरप्रेटर होगा जो इंटरप्रेशन दे रहा होगा ताकि हमारे डेफ स्टूडेंट्स कहीं भी लेफ्ट आउट. राइट. अच्छा अनुषा, ब्लाइंड डेफ जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अप्लाई करें बेझिझक, आप हमें रीच आउट करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे. अगर कोई भी आपको इशू होता है पार्टिसिपेशन में, हम अपनी तरफ से सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो रिसर्च के हों, पॉलिसी सैम्पल्स के हों, बिल्स के हों, हम उनको सारी गाइडलाइन सब प्रोवाइड करेंगे, सब फराहम करेंगे. किसी वजह से अगर वो इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिक्र ना करें, हम अगले साल इंशाल्लाह वापस यही इवेंट होस्ट करेंगे. इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल होता है, हम वापस करेंगे. पर वी लाइक कि जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा वो भी हमें रीच आउट करे, किसी भी तरह से वो अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहें, हम अगले साल उनको ले लेंगे व्हाट्सएवर. बट ये है कि वो ये ना समझें कि उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं. ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उनको वो अवेल करें, अपनी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से वो आगे आएँ. और हम हैं यहाँ पे आइडरू वेलफेयर एसोसिएशन, आइडरू कॉलेज एंड स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ वुड लव टू फैसिलिटेट देम इन एनी वे पॉसिबल. अच्छा, ये बताएं कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम को सपोर्ट करते हैं? गवर्नमेंट के इदारों को कोई कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के इदारे. गवर्नमेंट का खुद का सिंध का कानून जो है वो बहुत सपोर्टिव है. उन्होंने 2% एम्प्लॉयमेंट कोटा था डिसेबिलिटीज़ का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का, वो अब 5% हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. एंड उसके अलावा सिंध डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, आइडरू को बहुत सपोर्ट किया है. और वो इस वक्त बिल्कुल हमारे साथ पार्टनरिंग सिचुएशन में है, दे आर पार्टनरिंग विद अस, और वो भी इस यूथ पार्लियामेंट की प्रोग्रेशन के लिए ही इतना ही हार्ड वर्क करें जितना हम कर रहे हैं. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम. मैं आपके मीडिया चैनल के थ्रू उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा आइडेरियो को सपोर्ट किया है और आइडेरियो पे ट्रस्ट किया है.
ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अनुषे, हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस आपका शो, आपका बहुत मेहरबानी, आपने हमें बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई और अपने वक्त निकाला, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये पहला इवेंट ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह हर साल आपका इवेंट हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है CEO ऑल मैच मेकर एसोसिएशन जनाब समी शेख साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं समी साहब, खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और यहाँ पर आपके साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद वक्कास साहब, जो कि शॉर्टेज मैन सलून के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वक्कास साहब? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू। समी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, और सबसे पहले तो मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि इस वक्त आजकल आपकी एक्टिविटीज़ क्या है सोशल वेलफेयर के हवाले से? देखिए, आजकल जो एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं वो फ़लस्तीन के ऊपर ही चल रही हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वक्त की ज़रूरत भी है। और प्रेस क्लब में भी अभी हमने प्रोटेस्ट किया था, और जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ मिलकर आल मैच मेकर एसोसिएशन ने कंबाइन होकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। उलमाए कराम हमारे साथ थे, और इंशाल्लाह ये आवाज़ हमने पहुँचाई आगे, और इस एहतजाज से तो बहुत लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है कि अब ये देखने में मिल रहा है कि हर फ्राइडे मस्जिदों के बाहर लोग खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस इन आफत ज़दा इलाकों में अपनी मदद के तहत इनकी मदद फरमाए, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान लोग हैं, खासकर पाकिस्तानी, वो सिर्फ क्रिकेट में लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, स्टेटस लगा दिया बस, और कुछ नहीं है। नहीं, क्रिकेट का भी कौन सा कुछ फ़ायदा हुआ? जनाजा तो निकल गया। ये तो होना था ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये आप बैठ के सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे दुआएं मांग रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, आप एहतजाज कर रहे हैं, अपने ही मुल्क में ट्रैफिक रोक रहे हैं, इसका कोई फ़लस्तीनियों को फ़ायदा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ना हमारे यहाँ, तो बस जैसे मैंने बताया कि अभी आपको स्टेटस लगा दिया, बस समझते कि हमने बहुत बड़ा एहतजाज कर लिया, ये सब हो गया। लेकिन हर जगह मैंने ये देखा है, अभी वो मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मैरिज ब्यूरो की उसमें एसोसिएशन के अंदर मुख्तलिफ लोग इवेंट्स करा रहे हैं, ग्रुप्स वाले, वहाँ पे गाना भी चल रहा है, डांस भी चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन किसी को वो इस चीज़ का एहसास नहीं है। हालांकि मेरा भी बहुत बड़ा इवेंट था अभी, लेकिन मैंने कैंसिल किया इस वजह से कि फ़लस्तीन की वजह से, मैंने कहा ये सब बातें। तो समी साहब, कब जागेगी ये कौम? पता नहीं, वल्लाह आलम, क्या कह सकते हैं, जब अपने बबीते की जब जाएंगे। बिल्कुल, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस। अच्छा, आज आपकी एसोसिएशन से ही ताल्लुक़ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ आप इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे? इनसे कुछ से तो मैं मालूम करूँगा ही। असल में हमारे यहाँ जो होता है ना कि आल मैच मेकर एसोसिएशन इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 एसोसिएशन है माशाल्लाह। तो जब ज़ाहिर सी बात है कोई अच्छे काम कर रहा होता है तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है ग़ीबत, तासुब और लोग करते हैं। तो हमारी इन 2 एडमिन्स को भी थोड़ा सा लोगों ने बरगलाया और ये वापस आई हैं। अच्छा, हाँ, चलें शाहरुख तारिक साहिबा से पूछते, पहले तो ये गई क्यों थी? देखें, मैंने खैर आगाज़ किया था 3 साल पहले प्रोफेशनली मैच मेकिंग का। समझे कि मेरी पहली सीढ़ी और जो मुझे इस फील्ड में चलना सिखाया है तो वो मेरे उस्ताद मिस्टर समी शेख हैं। माशाल्लाह। हर चीज़ मुझे जो है इनसे ही सीखने को मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले, और दोस्तों के रूप में आपको पता है कि कुछ ऐसे, मतलब ये हर फील्ड में होता है, दोस्त नुमा कुछ दुश्मन, राइवलरीज भी होती हैं, पॉलिटिक्स भी होती हैं, चाहे छोटा सा भी कोई इदारा हो तो कुछ इस तरह के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे। तो ये कि थोड़ा सा मैं जो है वो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, लेकिन ये कि हमेशा से मेरा एक ही जो है वो था, ये मकसद था कि मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया है तो मेरा इख्तिताम भी मैंने यहीं पे करूँगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से छोड़ भी देती हूँ तो कहीं और मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। हालांकि बहुत जगहों से जो है वो मुझे काफ़ी जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश की, ऑफर्स आ रही थी कि आप हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखें कामयाबी जो मिलती है ना वो साजिश करने से नहीं मिलती है, काविश करने से। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है ना, हमेशा जो है वो इसके लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। राइट। अच्छा, ये तो हो गई एसोसिएशन के हवाले से बात, अब रिश्तों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल। ये आज के दौर में अच्छे रिश्ते मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया, क्या वजह है? ये वजह है डिमांड्स।
डिमांड्स बढ़ गई लोगों है। की, चाहे वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, कुछ अलग ही डिफरेंट तरह की जो है ना लोगों की डिमांड्स हो गई हैं, जो कि अब हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। लड़के वालों की कुछ अलग तरह की डिमांड होती है कि उनको ऐसा लगता है कि जी हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने आपको पे किए हैं, तो बस फिर हमने जो आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया है ना, बस लड़की किसी उसमें एक स्ट्रक्चर में से बस एक कोई आपने शायद फैक्ट्री लगाई हुई है कि वो लड़कियां वहाँ से बन के निकल आएँ, कोई आसमान से उतरी हुई हूर परी इस तरह से। और लड़की वालों की भी फिर यही डिमांड होती है कि देखें अगर लड़का 25-26 साल के तो वो अपना कैरियर बना रहा होता है, वो उस टाइम गाड़ी का बंगलों का हर लड़का मालिक नहीं बन जाता, वो स्टेबल हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ चीज़ें आती हैं, मैच्योरिटी आती है। तो यही डिमांड्स जो है वो लड़की वालों की भी होती हैं कि जी अपना घर भी हो तो उसके पास गाड़ी हो, तो 1000 गज का बंगला भी हो। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इस चक्कर में लड़की वाले जो हैं वो भी, लड़कियां भी जाहिर है कि वो ओवर एज हो रही हैं, वो खूब से खूब तर की तलाश में बेहतर को भी गंवा देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत कि प्यारी हमारा बात कही काम आपने। है कि काउंसलिंग, जाहिर है हमारा प्रोफेशन है, तो हमारा काम है कि हम काउंसलिंग जहाँ तक कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की हम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जीएवारसी आपकी जानिब आऊँगा, जिस तरह से अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ ज़माने में कि तलाक की शरह का रेशो जो है ये भी बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सबसे पहले आते ही डिमांड रखना कि अलग हो जाएं, ससुराल वालों से अलग हो जाएं, हस्बैंड को लेकर अलग हो जाएं, ससुराल वालों के दरमियान नहीं रहना। आप यकीन करें इतनी फैमिलीज हमसे अब स्मॉल फैमिलीज की डिमांड करें लड़की वाले कि भाई आप हमें छोटी फैमिली दिखाएं। भाई छोटी फैमिली कहाँ दिखाएं? फिर मैं तो उनसे यही बात करती हूँ, भाई एडी सेंटर चले जाएं, वहीं आपको लवारिस भी मिलेगा, हर तरह के लोग आपको वहाँ सिंगल में मिल जाएंगे। लेकिन जॉइंट फैमिली वाले कैसे जा सकते हैं? स्मॉल फैमिली कहाँ से हम तलाश करें? तो ये चीज़ें ना मतलब फैमिली लड़कियों को ना नहीं रहना जॉइंट फैमिली में, जिसकी वजह से ना तलाक की शरह भी बढ़ रही है। अलहदा घर की डिमांड, अगर लड़के की सैलरी कम है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे से अच्छे की तलाश में आगे जाना, और फिर लड़ाई झगड़ों का बाइस बनना। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि लड़कों की सैलरी कम होने की वजह से लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, और एक अलग घर डिमांड की वजह से बस अलग होना है, मतलब आते ही कुछ मंथ साथ रहना है और उसके बाद फिर पोषण दे दें या सेपरेट रहें। लेकिन आजकल तो मैंने देखा जो सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, उनमें भी बड़ी लड़ाई झगड़े का रेशो बढ़ता जा रहा है। क्या वजह? बर्दाश्त की कमी। बर्दाश्त की कमी इसको तो भी हम ऐसे जोड़ों को आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहते हैं कि भाई हमारे तो पेरेंट्स ने हमें यही तरबियत शुरू से दी है कि आपने घर बसाना है, तो हम अपनी फैमिलीज को यही समझाते हैं कि देखें औरत नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बेशक मतलब कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ दोनों ही करते हैं, लेकिन सबसे मेन जो किरदार होता है ना इसमें औरत का होता है। और आजकल की माएँ, मैंने ये देखा है कि अपनी बेटियों को ये चीज़ें नहीं सिखा रही हैं। वो कहते हैं कि हम बैक पर हैं आपके, जो करना है आप करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है, हम आपके पीछे हैं। पेरेंट्स के यहाँ तक हमने आवाज़ें सुनी हैं और हमें खुद बोला गया है कि भाई हम आपके पीछे हैं। तो जब बच्चियों को ये चीज़ें दिख जाए ना हमारे बैक पर कोई है, तो वो फिर और बोल्ड बन जाती हैं। वो घर बनाने के बजाय वो फिर लड़ाई भी करता जाता है। अच्छा मोहम्मद बकार साहब, आपकी जानिब आऊंगा। अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं, कुछ शरारत गुजरी है मुझे, आपकी शादी हो गई है? माशाल्लाह। चलें ठीक है, ये तो अच्छी बात है, वरना देखें 3 रिश्ते कराने वाले यहाँ पर मौजूद है, और अगर दूसरी भी शादी का इरादा है तो बता दें, दूसरी भी करवा देते हैं, वरना अब बासित भाई बोलेंगे करामत भाई आपका यही काम है, अब यही करवाते रहते हैं। अच्छा थोड़ा आपकी फील्ड की जानिब आते हैं, तो आपका शॉर्टेज मेंस सैलून है, कुछ इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताओ, और ये कहाँ पर है? हमारा सैलून पाकिस्तान कराची डिफेंस बुखारी में है, छोटा बुखारी की तरफ। और हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो हेयर कट, बियर्ड, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, अदर सर्विसेज सारी हैं हमारे पास। और हमारी जो मेन जो वर्क है हमारा वो ये है कि हम जो कस्टमर को सर्विसेज दें वो बिल्कुल नेचुरल हो, ना कि आप जैसे कि हेयर लॉस की तरफ आजकल जा रहे हैं, स्टाइलिंग के लिए हेयर स्प्रेस, जेल्स, ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये ज़ीरो पर लेकर जाऊँ अदरवाइज़। और अगर आप कुछ पूछना चाहें। अच्छा नेचुरल हो आपने कहा, तो नेचुरल से क्या मुराद है? सर नेचुरल से ये है कि आजकल जो ग्रूमिंग कर देते हैं वो बहुत हार्ड कर देते हैं, मतलब कि ओवर रिएक्ट, तो वो ना हो, मतलब कहीं बैठे हुए हो तो वो डिसेंट से लगे, मतलब लगे कि नेचुरल लुक है, मेकअप नहीं करवाया। बियर्ड हो, आपका हेयर स्टाइल हो, आपका कट इस तरह हुआ हो कि आप बिल्कुल मतलब एक्यूरेट लगें, चाहे आप घर बैठे हुए हैं चाहे आप बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरा जो फोकस है वो इसी वर्क की तरफ है। अक्सर प्रोडक्ट में इस वजह से सेल नहीं कर पाता कि कस्टमर के हेयर लॉस
इस तरह के इश्यूज़ की वजह से मैं प्रोडक्ट देना मतलब मैं इसको ज़ीरो की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर DHA में आपका सैलून है तो बहुत महंगा होगा, जी ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, हमारा इतना महंगा नहीं, हमारे पैकेजेस चलते हैं, डिपेंड ऑन कस्टमर होता है। कस्टमर कहता है हमें कोई इकोनॉमिकल दो तो हम इकोनॉमिकल पैकेज देते हैं, अगर क्लाइंट कहता है कि हमें कुछ बेटर चाहिए तो फिर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, कुछ पैकेजेस आप देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहेंगे अभी? बिल्कुल, हमारा पेज है शॉर्टीज़ मैन सैलून के नाम से, फेसबुक पर है, आप उन्हें देखें और फिर कॉल करें, नंबर हर चीज़ डिटेल उसी के अंदर है। ठीक है, अगर नंबर शेयर करना चाहें आप? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं नंबर। जी बिल्कुल कीजिएगा। 03452922 हमारा कॉन्टैक्ट है और हमारी लोकेशन है पाकिस्तान कराची डिफेंस बुखारी, छोटा बुखारी, वहाँ के आप कॉल करेंगे तो हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो हमारा जो व्यूवर्स हैं, वो अगर जाएंगे तो उनको कोई डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल, मैं उन्हें ज़रूर आपकी तरफ से 10% ऑफ देना चाहूँगा। जो वाह वाह, देखें नाज़रीन आपके लिए कितनी आसानी करवा दी, 10% आपको ऑफ मिलेगा इंशाल्लाह। हर चीज़ एक्टिव है, कार्ड भी एक्टिव है, आप लोग आ सकते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। समी साहब आपकी जानिब आऊँगा, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि शादीशुदा हजरात में जो है बर्दाश्त की कमी ज़्यादा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि मियाँ बीवी में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं जो पुराने ज़मानों में थी, क्योंकि मेकअप, शॉपिंग, ये सब चीज़ें देखा देखी जब दूसरी अभी मेकअप और शॉपिंग से पहले एक और चीज़ भी आ गई है, आईफोन, वो सबसे पहले लाजमी चाहिए। ये तो कह रहा हूँ, वो उस दौर में नहीं था, लेकिन अब आजकल है ये ज़रूरत ज़िंदगी बना लिया गया इसको, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। तो बदमज़गी यहीं से शुरू होती है कि यार उसके बाद आईफोन है, मेरे पास ये एम्ब्रॉयड है, उसके बाद ये है ब्रांडेड मेकअप है, मेरे पास ये है लोकल। तो ये सब चीज़ें बदमज़गी की तरफ जाती हैं। हालांकि अगर ख़वातीन चाहें तो घर ना बिगड़े, बदमज़गी शुरू यहीं से होती है। लेकिन बहुत सी, अब यकीन करें, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो सिंगल नहीं है, अब तो डाइवोर्स आ रहे हैं, और ऐसे आते हैं कि जैसे कि बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। आप दूसरी शादी के लिए आए, देख रहे हैं, बेटी के लिए देख रहे हैं, मेरी दूसरी शादी है, डाइवोर्स हमने खुला ले लिया। क्यों भाई, क्या वजह है? बस वो कमाता सही नहीं था और कहीं और इन्वॉल्व था, इस तरह की एक्टिविटीज़। अब भाई जाहिर सी बात है, वो इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब एक अटेंशन नहीं मिल रही उसको, वो सुकून, वो सहूलत, वो खाना पीना, वो रहन सहन नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा शाहरुख, तलाक हो जाती है, लड़के की भी कहीं शादी हो जाती है, लड़की की भी कहीं हो जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है आजकल के वो बच्चों की भी परवाह नहीं करते। हमारे ज़माने में पहले ये समझाया जाता था, और लड़कियों को या लड़कों को भी खुद एहसास होता था कि भाई बच्चे जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, तो वो बच्चों की वजह से ही आपस में कॉम्प्रोमाइज़ उनका करवा दिया जाता था, वो करते भी थे। लेकिन आजकल जो है वो बच्चों को भी निगलेक्ट मैंने तो देखा है कि कर देते हैं, उनको कोई इतना ज़्यादा नहीं होती फ़िक्र। और इस तरह के भी हमारे पास रिश्ते आ रहे होते हैं कि जी अपना तो है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और उनकी डिमांड ये होती है कि अगला जो उन्हें मिले वो जो है विदाउट किड्स हो, हाँ, उसके बच्चे ना हो, और हमारे बच्चों को वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये चीज़ भी बड़ी है, हर दूसरा बंदा यही डिमांड कर रहा होता है कि जी मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरा तो एक बेटा है, लेकिन जो हमें आप रिश्ता दिखाएंगी उसके बच्चे ना हो, किड्स के बगैर चाहिए। ये चाहे मर्द आ रहा हो या ख़वातीन आ रही हो, यही सेम। यानी कि माशरे में बहुत गलत रुझान है। गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वकास साहब आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से सलून है आपका DHA में। अच्छा, अगर कोई दूल्हा बनना चाह रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने में सिर्फ दुल्हन ही तैयार होती थी, आजकल तो माशाल्लाह दूल्हा भी तैयार होते हैं, तो ग्रूमिंग के लिए कोई आपके पास आना चाहे तो क्या प्रोसेस है, कितने अर्से पहले आपसे रब्ता करेगा और किस तरह से आप ट्रीट करेंगे? बिल्कुल 1 से 2 मंथ जो है आप पहले कोऑर्डिनेट करें अपने बार्बर से। 1 से 2 मंथ? जी, वो पहले ही आपको बताएगा किस तरह का स्टाइल मेंटेन करना है, किस तरह का हेयर कट करना है और क्या हमें लुक देना है। तो वो आपको जो है हम बताते हैं कि आप इस तरह से, अगर आपका हेयर वाइट है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किस तरह डाई की पोजीशन लें। स्किन डेड हो रही है तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से फेशियल दें। कुछ हमारी पॉलिशिंग वगैरह होती है, वो अगर आप लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप शादी के करीब जाते हैं तो आपकी ग्रूमिंग जो है वो बेटर से बेटर हो जाती है। तो आपकी शादी का टाइम आता है तो हम ईज़िली जो है आपको मेंटेन कर देते हैं और आप एक अच्छे लुक में आ जाते हैं। मेहंदी होगी तो मेहंदी का एक अलग लुक देंगे, बारात होगी तो बारात का अलग लुक देंगे।
ہم ڈریسنگ بھی سیٹ کرتے ہیں, پھر بائی لک آپ کا فیس بھی ہو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا پہنیں کیا نہ پہنیں. ولیمہ ہو گیا, ولیمے میں بھی ہمارے پاس بہت سارے لک ہیں, آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے مختلف پیکیجز ہیں. جسٹ گرومنگ لینا چاہیں تو گرومنگ بھی دے سکتے ہیں ہم لوگ. اگر آپ پراپرلی پیکیج لینا چاہیں جس میں آپ ہینڈ فٹ اور ہیئر وغیرہ, فیس کلیننگ ہو جس میں کیراٹین پروٹین وغیرہ بھی ہے, ہر چیز ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں. رائٹ. تو اسی طرح جب آپ شادی پہ اپنا پراپرلی پیکیج لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ ایک بیٹر لک میں آ جاتے ہیں. اگر اسی ٹائم فورنلی جاتے ہیں تو آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کا باربر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. سو کائنڈلی آپ کہیں بھی جائیں تو اپنا 1 سے 2 منتھ پہلے ہی اسی بندے سے کوآرڈینیٹ کریں اور ان سے آپ ورک کرانا اسٹارٹ کروا دیں. اس طرح لاسٹ ٹائم آپ بیٹر ہو جائیں. ٹھیک. اچھا وکاس, آپ نے ہیئر اسٹائل کی بات کی ہے تو کیا وجہ آج کل میں نوجوان نسل میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہیئر فال جو ہے بہت زیادہ ہو گئے, مطلب جوانی کے اندر ہی وہ گنجے ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ بالکل, جیسے کہ بال اسٹریٹ ہوں تو آپ شیمپو زیادہ نہ کریں. آپ ویکینڈ میں 1 to 2 ٹائم کریں, جیسے کہ ہم فرائیڈے اور ایک میں آفس ڈے میں لینا پسند کرتا ہوں. باقی ڈیز میں سادے پانی سے واش کرتا ہوں. اس سے ہیئر لاس نہیں ہوتا. اور جس دن آپ کی چھٹی ہو, جیسے کہ سنڈے آپ آف کرتے ہیں, تو سیٹرڈے جو نائٹ ہے آپ سو رہے ہیں تو آپ بالوں میں اچھی سی آئلنگ کر کے آپ تھوڑا سا سو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں کو ایک پروٹین بھی مل جائے گا. نیچرل آئل آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بیٹر ہے فار ہیئر کے لیے. اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں, ہیئر ڈرائی ہوگا, تو یہ آپ لیتے رہیں گے تو آپ کے بالوں میں پرابلم نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ ڈائٹ اچھی رکھیں. ڈائٹ اچھی ہوگی تو آلریڈی آپ دن بہ دن بیٹر ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا, آئلی اسکن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے جن لوگوں کی آئلی اسکن ہے؟ آئلی اسکن کے لیے آپ فیس واش کریں, آئل نہ یوز کریں, اسپائسی زیادہ نہ کھائیں. اگر آپ اسپائسی زیادہ کھاتے ہیں تو آلریڈی کھانے سے بھی اس کا تعلق ہے. بالکل, آئل بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. جتنا آپ ڈائٹ کو ٹھنڈا اور بیٹر لیں گے اتنے ہی آپ کی اسکن اور آپ کے ہیئر اچھے ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا جیا وارسی صاحبہ, جتنے بھی میچ میکرز ہمارے پاس آتے ہیں, ایک سوال ہے جو میں ان سے ضرور کرتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو میسیجز آتے ہیں سوالات کے میچ میکرز کے حوالے سے وہ یہی ہوتا ہے. اور ابھی ایم سی آر سے بھی ہمارے شہزاد بھائی وہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں, تو ان کی درخواست پہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا کوئی آپ کے پاس ایسا رشتہ ہے جس کو عام لینگویج ہم لوگ ATM کارڈ کہتے ہیں, سمیع بھائی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو کروڑ پتی ہو, بھلے ایج اس کی جتنی بھی ہو, کالی ہو, موٹی ہو, جیسی بھی ہو, لیکن وہ لڑکوں کو سپورٹ کر لے یا باہر ملک ہمارے لے جائے ہمیں, کوئی ایسا رشتہ ہے آپ کے پاس؟ بالکل ایسے ہی آج کل یہ سارے لڑکوں کا یہی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس کو دیکھو وہ ہمارے پاس یہی آ کے بول رہا ہوتا ہے کہ سارے لڑکوں کا یہی مسئلہ ہے شہزاد بھائی, ایک آپ اکیلے نہیں ہیں. سارے مردوں کا یہی ہے کہ گھر داماد گھر داماد بنا لیں, بیوہ ہو یا جو بھی ہو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اوور ایج بھی ہو ہم لوگ کر لیں گے, ہمیں سپورٹ کریں, مطلب ہمیں گھر داماد رکھ لیں یا ہمیں کوئی فائنینشلی بزنس کے حوالے سے ہمیں سپورٹ کریں. پھر تھرڈ کیا ہے کہ ایبراڈ, کہ ہمیں باہر ملک لے جائیں, ہمیں اپنے ویزے پر ہمیں باہر لے جائیں. اور باہر بھی کیا ہے کہ بے شک وہ ڈیورس ہو, بچوں والی بھی ہو, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن ہمیں سب چلے گا, سب چلے گا. اس وقت رشتوں کے یہ حالات ہوئے ہیں, لڑکوں نے کمانا ہے نہیں, انہوں نے دوسروں پہ جو ہے نا وہ کرنا ہے, فیملیز پر, کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. اچھا, وہ شہزادے پوچھ رہے ہیں ایسا ہے تو بتا دیجیے گا پروگرام کے بعد. جی بہت ہے. اچھا شاہ رخ, آپ کی جانب آؤں گا, آپ کے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی, ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں, اور بلکہ نارمل رشتوں سے زیادہ اسی طرح کے جو ہیں. مطلب اب تو یہ ہو گیا, پہلے پیرنٹس ہمیں اپروچ کرتے تھے, اب جو ہے وہ لڑکے یا لڑکیاں خود ہی اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم خود ہی ڈیل کریں گے. لڑکیوں کو بھی ATM چاہیے, اگر ہمیں پسند آئے گا, ہمیں لگے گا. اور انہیں پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ ہماری نا پہلے تھوڑے, اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, انہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے, تو پہلے ہماری تھوڑی بات چیت کروا دیں, ہم پہلے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں, پھر ہم اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں گے. اس طرح کے بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور ایبراڈ جانے کا بہت زیادہ کریز ہو گیا ہے لڑکوں میں خاص طور پہ. ان سے پوچھو کہ جی آپ خود کیا کرتے ہیں, یا ایک ظاہر ہے کہ ایک پروفائل ہوتی ہے. اگر ایبراڈ کی بھی کوئی لڑکی ہے اس طرح کی جو چاہے گی کہ اگر اسے پاکستان سے رشتہ چاہیے, پھر بھی وہ ایک پروفائل میں کچھ تو دیکھے گی نا, کہ یا تو لڑکے کی ایجوکیشن کچھ ہائیلی کوالیفائڈ ہو, کچھ پرسنالٹی ہو, تو وہ سوچے گی بھی کہ ہاں بھائی سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ موسٹلی جو ایبراڈ میں جو لڑکیاں ہیں یا ان کے والدین ہیں نا, وہ پاکستانی لڑکوں کو پریفرنس دیتے ہیں رشتوں کے حوالے سے. تو اب جب ان کی پروفائل وغیرہ منگواؤ تو وہ نہ تو ان کی ایجوکیشن اتنی اچھی ہوتی ہے, جاب کے حوالے سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ کرتے نہیں ہیں, اسی وجہ سے ہمیں
जो ऐसा रिश्ता चाहिए, मतलब खुद कुछ भी नहीं करना, बस उनको जो है वो हलवा मिल जाए पका अच्छा, ये तो खैर हम हंस रहे हैं, एक मजाक की बात है, लेकिन अगर हम इसको संजीदा होकर सोचें तो ये एक मुआशरे का बहुत गलत रुझान नहीं है कि आवाम जो है, हमारे जो यंगस्टर है, वो शॉर्टकट की जानिब जाना चाह रहे हैं, मतलब हमने कुछ नहीं करना, बस शॉर्टकट की तरफ हम चले जाएं। इस तरह की मैरिजेस फिर जो है वो चलती नहीं है, आगे चलती भी नहीं है। और बहुत से ऐसे भी हमारे पास लोग आ रहे हैं जो सीधे सवाल यही कहते हैं कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, पेपर मैरिज करवा दें हमारी, यानी कि मतलब जो एक उनकी हैप्पी एंडिंग हम नहीं कह सकते कि हैप्पी एंडिंग होगी, उनकी बहुत बैड एंडिंग। अच्छा, ये मुझे एक बात बताना, एक करोड़पति खातून है, उनके पास कार भी है, बंगले भी है, ग्रीन कार्ड होल्डर भी है, मतलब उनका मतलब दिमाग घास चढ़ गया है कि वो मतलब एक ऐसे लड़के से क्यों शादी करेगी जो निकम्मा इंसान है, जो इंटर हो या उसकी सैलरी 20-30,000 हो, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मतलब ये खुद भी लड़कों को सोचना चाहिए कि हम डिमांड कर भी रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे समी साहब? बस अपनी डिमांडें कम करें और यकीन करें कि इन्हीं चक्करों में लड़कियां जो है 24 से 34 साल की हो गई हैं कि कोई अच्छे से अच्छा, खूब से खूबतर, उस चक्कर में। ठीक, अच्छा जी, 24 से 34 साल, 34 से 44 साल पे जाने की एक वजह ये तो नहीं है कि हमारे मुआशरे में दूसरी शादी और तीसरी शादी और चौथी शादी का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जबकि हमारे यहाँ शरीयत में तो इस्लाम में ये कहा जाता है कि तुम्हें बेहतरीन शख्स हो जिसकी 2, 3 या 4 बीवियाँ हो। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ एक के ऊपर ही जो है बस हो जाती है? एक के ऊपर ये जो महंगाई का सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, महंगाई की वजह से लोग एक पे कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये कंडीशन है कि आप यकीन करें 30 इयर्स की जो लड़कियां हैं ना, उन तक की मदर्स डिवोर्स तक को देने अच्छा, को माजरत के साथ कतर कलामी की माजरत चाहूंगा, आपने कहा कि जो हालात चल रहे हैं माशी हालात, उसकी वजह से नहीं सोचते दूसरी शादी का, लेकिन मैं देखने वाले नाज़रीन को भी ये कहूंगा कि जब आप कहते हैं कि राज़िक अल्लाह ताला है, पालने वाला अल्लाह ताला है, तो फिर ये मैटर कहाँ से आ जाता है? बस वो मतलब ये दोनों चीजों को या तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल आपका कमजोर हो गया है कि आप सोचते हैं कि मैं कैसे पालूंगा, जबकि भाई पालने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वही ना कि अब डिवोर्स तक को देने को तैयार है। सिंगल जितनी लड़कियां हैं ना 30 से लेकर 35 तक की, उनकी फैमिली ने कह दिया कि आप बेशक निकाह ब्रेक दिखा दें, डिवोर्स कम टाइम पीरियड वाले दिखा दें, हम तैयार हैं। तो ये हालात पहले कितना बुरा समझा जाता था कि हमारी बेटी अगर सिंगल है तो हम क्यों देंगे डिवोर्स को, लेकिन अब दे रहे हैं। जो हालात इस वक्त रिश्तों के चल रहे हैं और डिमांड्स की वजह से, मेन यही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी भाई फैमिली से भी, आपके तवस्सुल से, कि भाई अपनी डिमांड्स कम करें। बच्चियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी पेरेंट्स की कब तक है, एक वक्त है, हर एक ने दुनिया से जाना है, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान में ना लेकर डालें जिसकी वजह से आपके बच्चे फेस कर रहे हैं और सफ़र वही करेंगे। ठीक है, वकार साहब, देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप लोग जो हैं आए हमारे पास और हमसे हेयर कट ट्राई करें और बच्चों को भी लेकर आएँ, फैमिलीज़ को भी लेकर आएँ। इज़ अ वेरी गुड प्लेस। ठीक है, थैंक यू। समी साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही पैगाम है कि तमाम मैच मेकर्स एक साथ काम करें और तमाम क्लाइंट्स को मैं इतना कहूँगा कि अपनी डिमांड्स कम करें, क्योंकि हर कोई मैच मेकर नहीं होता और हर कोई क्लाइंट नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। शाहरुख साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि अपनी डिमांड्स को कम करें, खूब से खूबतर की तलाश में बेहतर को ना गंवाएं, और ख़ास तौर पे लड़कों की माओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब किसी की बच्ची को आप लोग देखने जाते हैं तो अपने बेटे को भी घर से ज़रा देख के जाया करें। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, अप्रिशिएट करूँगा आपकी बात को। अच्छा शाहरुख, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ भी कारोबार या कुछ भी करने का अगर हम लोग सोचते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है तो सबसे पहले उसका कोर्स करना है, अगर डॉक्टर बनना है तो हमें 5 साल पढ़ना है, लेकिन ज़िंदगी के इतने बड़े सफ़र पे जा रहे होते हैं, शादी करने जा रहे होते हैं, कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो समझाए कि भाई जो लड़की है, जो बीवी है, उसके ये हुकूक है, जो आपका शौहर है उसके ये हुकूक है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह की वर्कशॉप आप लोगों ने, आपकी जो एसोसिएशन है, इनको मुनाकिद करना चाहिए? बिल्कुल, वर्कशॉप्स कंडक्ट होती हैं हमारे यहाँ जिसमें मैच मेकिंग के हवाले से मैच मेकर्स को भी टिप्स और टेक्निक्स दी जाती हैं। मैंने कहा ना कि हमारा काम है काउंसलिंग करना, और देखें सबसे बड़ी वर्कशॉप तो हमारा माशाल्लाह से कुरान मजीद में तमाम हुकूक मौजूद हैं, लेकिन लोग अब उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। मतलब जो एक पहले फैमिली का कॉन्सेप्ट था कि एक फैमिली बनानी है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, एक रिलेशन चलना है, वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुका है। मतलब लड़कों के जहन में भी बस ये कि जी अब्रॉड हम चले जाएं, पेपर मैरिज कर लें, जब तक चलती है चले शादी,
वो चीज़ नहीं है कि एक जो जहनी हम आंगी और दिल से एक जो बॉन्डिंग। बहुत शुक्रिया आप तमाम की आमद का। और हमारा वक्त जो है प्रोग्राम का अपने अख्ताम को पहुंचा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पे भी मुलाहिजा कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पे भी देख सकते हैं। अपनी आरा से, अपनी पसंद नापसंद से हमें आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।